समझौता। रात के घुप अंधेरे में पूरा जंगल सन्नाटे की चादर ओढ़े था और उसी गहरे घने पेड़ों के जंगल में सन्नाटे के बीच बॉबी लगातार फावड़े से खुदाई कर रहा था। कुछ देर के लिए रुकता और घबराई नजरों से पास रखे खून से लथपथ शरीर को देखता और फिर से खुदाई में लग जाता। उसके चेहरे से डर और घबराहट साफ साफ झलक रही थी। गड्ढा पूरा खोद बॉबी ने जैसे ही शरीर को हाथ लगाया वो एकाएक छटपटाने लगा। बॉबी डरकर झटके से पीछे गिरा। वो अब भी जिंदा था। दरअसल मिडिल क्लास लड़का बॉबी शहर में बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे ऐसा लपेटा कि वो खुद ही नहीं जान पाया कि कब वो इतना अय्याश बन गया। जब अय्याशी के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अपने सपनों से भटककर अब उसका उठना बैठना क्रिमिनल्स के साथ होने लगा। शुरुआत में उसका हाथ सिर्फ छोटे मोटे अपराधों में होता, लेकिन जैसे जैसे पैसों की भूख बढ़ती गई बॉबी चोरी से उठकर किडनैपिंग और फिरौती करने लगा। लेकिन उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। लेकिन एक दिन जब उसे एक 5 स्टार होटल मालिक गौतम को किडनैप करने का काम मिला तो उसकी ये कसम भी टूट गई। उसने होटल मालिक गौतम को किडनैप कर लिया, लेकिन उसी वक्त हुई हाथापाई में गलती से गोली चल गई और होटल मालिक गश खाकर गिर पड़ा। वो छटपटाने लगा। बॉबी घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी गौतम ने उसे पैर से पकड़ लिया। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मेरी जान बचा लो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। बॉबी उसे बचाना चाहता था, लेकिन ये बात भी अच्छे से जानता था कि अगर होटल मालिक जिंदा बचा तो उसकी खैर नहीं। बॉबी की सांसें फूलने लगी। उसने जल्दबाजी में होटल मालिक के शरीर को एक सफेद कपड़े से लपेट गाड़ी में रख दिया और जंगल में दफन करने के विचार से पहुंचा। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। पसीने से तरबतर बॉबी पूरा गड्ढा खोद चुका था और चारों तरफ पसरे सन्नाटे में अचानक से कभी कभी छटपटाता। शरीर किसी की भी जान हलक तक लाने के लिए काफी था। उसमें अब भी जान बाकी थी। बॉबी का मन बार बार कह रहा था कि अब भी उसकी जान बच सकती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद को बचाने की चाह और इसी द्वंद के बीच उसने आंखें बंद कर शरीर को गड्ढे में धकेल दिया और मिट्टी डालकर चीख चीख कर रोने लगा कि तभी उसे दूर से किसी के आने का अंदेशा हुआ। लेकिन रात के घने अंधेरे में साफ साफ देख पाना संभव नहीं था। बॉबी ने पास रखी टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगा। कौन है? लेकिन कोई नहीं दिखा कि तभी अचानक उसके सामने किसी अघोरी सा दिखने वाला व्यक्ति सामने आ गया। उसके पूरे शरीर पर सफेद भस्म थी और उसके सिर पर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गड़ी हुई थी जिससे लगातार खून बह रहा था। उसका ऐसा भयावह रूप देखकर बॉबी चीख पड़ा कि तभी अघोरी गौतम की दफनाई लाश की तरफ देखकर बोला, डरो मत, मेरा स्वार्थ मुर्दों से है, जिंदा इंसान से नहीं। और वो हंसने लगा। उसकी शैतानी मुस्कुराहट से बॉबी सहम गया और भागने लगा। बॉबी अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन अघोरी की शैतानी हंसी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जितना दूर भागने की कोशिश करता आवाज उतनी ही नजदीक से आती और बॉबी के भागते कदम तब रुके जब उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह आ पहुंचा है जहां से उसने भागना शुरू किया था। बार बार ऐसा होने पर बॉबी घबरा गया और उस अघोरी के पैरों से लपेटकर जान की भीख मांगने लगा। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, ये गलती से हो गया। भगवान से किस माफी की उम्मीद रखता है? भगवान किसी को माफ नहीं करता। उसमें इतना बड़ा दिल कहाँ?
अगर अपराध की माफी चाहता है तो शैतान की शरण में चल, समझौता कर उनसे, शैतान को खुश कर। अगर शैतान को समझौता कर लिया तो चल। बॉबी अघोरी के पीछे पीछे गया और एक गुफा तक पहुंच गया। गुफा में एक शैतान की मूर्ति लगी थी और उसके सामने ही कंकालों का ढेर लगा था, जिसमें तकरीबन 15 से 20 इंसानी कंकाल भी थे, जिसकी बदबू से बॉबी का दम घुटने लगा। उसने हाथ से मुंह ढकते हुए पूछा, बाबा, ये सब क्या है? ये शैतान की भेंट है। और उसके बाद अघोरी मूर्ति के सामने बने कुंड के पास बैठ गया। अघोरी के हाथ घुमाते ही कुंड में खुद ब खुद आग प्रज्वलित हो गई। बॉबी को कुंड के पास बैठाकर पूछा, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो जीवन की आखिरी भूल होगी। मैंने सोच लिया है, मैं सब करने को तैयार हूँ। अघोरी ने बॉबी को शर्त बताकर गौतम की दफनाई लाश का गोश्त लाने को कहा। बॉबी शैतान से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने गौतम की लाश को खोद कर निकाला और उसके गोश्त के साथ साथ उसका सिर भी काट लिया और शैतान को भेंट कर दिया। ये देख अघोरी प्रभावित हुआ और बॉबी से कुछ मांगने को कहा। बॉबी ने गौतम के कटे सिर की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी होटल का मालिक बनना चाहता हूँ और अपराध की अंडरवर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और फिर समझौते की अगली ही सुबह गौतम के घर में सिलेंडर फट गया और पूरा परिवार एक बार में ही जलकर मर गया। और फिर बॉबी ने होटल पर कब्जा कर लिया। शैतान के समझौते के बाद बॉबी बेलगाम घोड़े सा हो गया। एक ही दिन में लाखों की ड्रग्स की तस्करी करने लगा और बेशुमार पैसा कमाने लगा। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार देता। एक रात बॉबी तस्करी के लिए जा रहा था, तभी चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसकी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की तलाशी के लिए कहा। पहले बॉबी ने समझाने की कोशिश की कि गाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो बॉबी ने गाड़ी की डिक्की खोल दी। डिक्की में ड्रग्स का ढेर देख हवलदार की आंखें फटी रह गई। हवलदार बाकी पुलिस वालों को इत्तला करने के लिए मुड़ा तो बॉबी ठीक उसके पीछे खड़ा था और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। उसके सींग निकल आए और चेहरा लाल हो गया। उसका भयावह रूप देख हवलदार चीख पाता उससे पहले ही बॉबी ने उसे जानवर की तरह नोच डाला और वहां से निकल गया। इसी तरह एक एक करके उसने अपने खिलाफ के सभी लोगों को मार डाला। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग बनने के बाद बॉबी अय्याशी में इतना डूब गया कि उसने शैतान की भेंट चढ़ाना ही बंद कर दिया। उसके धीरे धीरे शैतान बॉबी पर हावी होने लगा और शैतान बॉबी के जरिए इंसानों को मारने लगा। और सारी हदें तो तब पार हुई जब इंसानी गोश्त के तलब में उसने अपनी ही माँ को मार दिया और उसके बाद अपने पिता और परिवार को खत्म कर दिया। ये सब होता देख बॉबी ने आपा खो दिया। उसने अपने काम से दूरी बना ली। सारा दिन खुद को कमरे में कैद करके रखता, लेकिन फिर भी शैतान ने उसको नहीं बख्शा। वो घबरा गया और उसी अघोरी के पास गया। जाते ही बॉबी उसके पैरों में पड़ गया। बाबा, मुझे इस शैतान से मुक्ति चाहिए। मुझे आजादी चाहिए। इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें सारी शर्तें माननी होगी। गलती हो गई, लेकिन अब मुझे इससे दूर जाना है। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा बाबा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विधि से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ बाबा। हाँ। और फिर अघोरी ने कुंड में आग लगाकर विधि करना शुरू किया। विधि करते करते अघोरी ने बॉबी के सिर को काले कपड़े से ढक दिया और कहा, अपनी आंखें बंद रखना, जब तक मैं नहीं कहता आंखें नहीं खोलना, वरना विधि भंग हो जाएगी। फिर अघोरी बॉबी के चारों तरफ घूमने लगा और उसके पीछे जाकर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गाड़ दी। ये देख बॉबी जोर से चीखा
ये क्या किया तुमने मेरे साथ? आजादी, आजादी दी है तुमने मुझे। अब मेरी जगह तुम यहाँ कैद रहोगी। अब ये जंगल ही तेरा घर है। और अघोरी अदृश्य होने लगा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, रुको। अब इंतजार कर तेरे जैसे ही किसी अगले मुसाफिर का। नहीं, नहीं, नहीं। कोई लौट के आया है। रात के ठीक 1 बज रहे थे। बीच हाउस के पीछे काले कपड़े पहने हुए एक शख्स एक लाश को जमीन पर घसीट रहा था। उसका मोबाइल पॉकेट में रखा रिंग कर रहा था। एक गड्ढे के पास जाकर उसने वो लाश उस गड्ढे में फेंकी और फावड़े से उस पर मिट्टी डाली। फिर कॉल रिसीव किया। हाँ, काम हो गया। आज से सारी परेशानी खत्म। नेक्स्ट डे मयंक और नुपुर हॉल में बैठे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया था वो मुझे अपनी सेक्रेटरी के साथ चीट कर रहा था, कहते हुए नुपुर मयंक के मोबाइल में नेहा और कार्तिक के फोटोज देख रही थी। नुपुर, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार उनको इस तरह देखा, और मुझे पता था कि तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने उन दोनों की फोटोज निकाल लिए थे। लेकिन तुम ये फोटो बार बार क्यों देख रही हो? सिर्फ इसलिए कि मुझे उसकी बेवफाई याद रहे और उसकी मौत तक कोई गम ना हो। नुपुर, अब तुम उसको भूल जाओ, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। कहकर मयंक ने नुपुर के हाथ से मोबाइल लिया और वो सारे फोटोज डिलीट कर दिए। रात को तकरीबन 1 बजे के टाइम जब मयंक का मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था, तब वो उठा और सीधा छत पर जाकर बात करने लगा। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं कॉल करूं तभी कॉल करना। अरे यार, तुमने कहा था कि रात में कॉल करोगे, बट उसके बाद तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी मयंक को पीछे से किसी की आवाज आई। इतनी भयानक आवाज सुनकर उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और उसने जैसे ही पलट के देखा, वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। तेज पीली आंखें, बिगड़े हुए बाल, उसके आधे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और होंठों से खून टपक टपक कर उसकी नीली शर्ट पर गिर रहा था। उसने मयंक को अपने पास आने का इशारा किया। बचाओ, बचाओ! कहकर मयंक गिरता पड़ता वहां से भागा और सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम मयंक अपने कमरे में सो रहा था। एक काला सा हाथ उसके गले पर आया, जिसके टच से वो अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा वही आदमी उसके सीने पर बैठा उसका गला दबा रहा था। मयंक कांप उठा और उससे खुद को छुड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। जिसे सुनकर नुपुर तेजी से वहां पहुंची। उसने देखा कि मयंक अकेला बेड पर पड़ा चिल्ला रहा है। क्या हुआ मयंक? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ मयंक? सुनकर मयंक ने खुद को संभाला और फिर बोला, शायद कोई बुरा सपना था। मयंक ने कह तो दिया, लेकिन नुपुर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब मयंक के साथ ये रोज का होने लगा था। उसको बार बार वही डरावना आदमी नजर आता। हर वक्त उसको ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है और महसूस होता कि वो अकेला नहीं है। लेकिन फिर भी वो नुपुर को कुछ भी नहीं बताता था और वो उसकी परेशानी की वजह जानना चाहती थी। रात को जब मयंक ने नुपुर के साथ डिनर किया, तब भी वो खोया खोया और डरा हुआ सा लग रहा था। डिनर के बाद उसने नुपुर के कमरे में जाने का इंतजार किया और फिर घर से बाहर निकलकर कॉल पर बात करने लगा। नेहा, मुझे तुमसे आज ही मिलना है। बताओ, तुम घर पर ही हो ना? हाँ,
घर पर ही हो, लेकिन तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैं मिलके बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ, तब तक बात ले लेती हूँ, कहकर नेहा ने कॉल काट दिया और फिर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाथ टब में नहा रही थी तो किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रखा, जिसे देखकर वो डर गई और उसने चीख मार दी। कौन है? कौन है? कौन है वहां? कहते हुए वो टब से उठी और टॉवेल लपेटकर बाहर निकली। फिर उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो पलटी, वो खौफनाक चेहरा उसके ठीक सामने था। उसने अपना मुंह फाड़ा और जोर से चिल्लाया। उसके चीखते ही नेहा भी कांप उठी और चिल्ला पड़ी। वो भयानक आवाज में बोला, क्या हुआ नेहा? क्या मुझे वापस देखकर खुश नहीं हो? हाँ? बचाओ! बचाओ! कहकर नेहा ने भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, उसने नेहा के बाल पकड़ लिए और उसको फिर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उसने नेहा का पैर पकड़ा और फिर बाथरूम दरवाजे पर उसको पटक कर मारा। एक तेज शोर के साथ वो शीशे का दरवाजा टूट गया और नेहा जमीन पर चोट खाकर गिर पड़ी। नहीं मेरी जान, अब तुम भी मेरी तरह अमर हो जाओगी। उसने नेहा का गला पकड़ा और फिर जो कांच का दरवाजा आधा टूट चुका था, उस पर नेहा की गर्दन तेजी से रगड़ डाली। जब उस तेज धार शीशे से नेहा का गला कटा तो एक दबी सी चीख उसके मुंह से निकली और फिर एक तेज खून की धार गले से बाहर आई। अब नेहा की लाश बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ी और खून बहकर जमीन पर फैलता जा रहा था। मयंक थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं है, तो वो उसे खोलकर अंदर गया। सामने नेहा की लाश बुरी हालत में पड़ी हुई देख उसके होश उड़ गए। उसकी धड़कनें तेज तेज चलने लगी। उसको सब कुछ बता दे, नहीं तो तेरा हाल भी यही होगा। ये सुनकर वो डर गया और फिर तेजी से वापस नूपुर के पास पहुंचा। वो हॉल में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? बिना बताए कहाँ भाग गए थे? नूपुर, जो कुछ भी तुम्हें दिखाया या बताया गया था वो सच नहीं था। कार्तिक तुमको चीट नहीं कर रहा था। सुनकर नूपुर चौंक पड़ी और उसको हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब है इस बात का? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। और वो फोटोज? सच ये है कि मेरी और नेहा की नजर हमेशा से कार्तिक की प्रॉपर्टी पर थी। हमने प्लान बनाया कि तुम्हारी नजरों से कार्तिक को धोखेबाज साबित कर देंगे और धीरे धीरे तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। फिर मैं तुमको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर कार्तिक को मरवाकर अपने रास्ते से हटाने के लिए राजी कर लूंगा। कार्तिक की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हिस्से में आती और फिर मैं तुमसे शादी करके उसका आधा हिस्सा अपने नाम करवा लेता। इसी प्लान के हिसाब से उस दिन नेहा ने कार्तिक के कैबिन में जाकर उसको अपने झूठ मूठ की परेशानी बताई और आंसू बहाने लगी। कार्तिक ने उसको चुप कराते हुए उसके सर पर जरा सा हाथ रख दिया तो वो खुद उसके गले लग गई। कार्तिक ने उसको हटाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसके हिसाब से वो बहुत दुखी थी। ठीक उसी टाइम की मैंने फोटोज निकाली और तुमको दिखाते टाइम ये बताया कि कार्तिक का नेहा के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको देखकर तुम गुस्सा हुई, लेकिन तुमने उसको मारने की जगह मुझसे डिवोर्स लेने की बात कही। इतना कहकर मयंक चुप हो गया। आगे बोलो मयंक, आगे बोलो। जब घिनौना काम करते टाइम शर्म नहीं आई तो बताते टाइम क्यों आ रही है? आगे बोलो। अगर तुम उसको डिवोर्स दे देती तो हम दोनों का प्लान चौपट हो जाता,
मैंने उस दिन कार्तिक को ऑफिस के बाद उसके बीच हाउस पर ले जाने की बात कही। वो भी मेरे एक कहने पर मेरे साथ चला गया। फिर वहाँ मैंने और नेहा ने मिलकर उसको मार डाला और फिर अकेले उसकी लाश को बीच हाउस में थोड़ी दूर जमीन पर दफना दी। आगे प्लान के हिसाब से मैंने तुमको बताया कि कार्तिक नेहा के साथ मिलकर तुमको जान से मार देने की बात कह रहा था, और मैंने सुन लिया तो उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया। इसलिए मजबूरी में मुझे कार्तिक को मारना पड़ा। और तुमने कार्तिक को मेरी और अपनी जान बचाने के लिए मारा। ये सोचकर मैं तुम्हारी तरफ खिंची चली गई। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुमको सजा मिलकर रहेगी। हाँ। इतना कहते ही कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी, और जब रुकी तो कार्तिक अपने उसी डरावने अवतार में सामने खड़ा नजर आया। वो रहा। मुझे बचा लो नुपुर, ये मुझे मार डालेगा। कार्तिक, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। नुपुर की बात सुनकर कार्तिक अपने सही रूप में आया और फिर नुपुर को नजर आने लगा, जिसको देखकर नुपुर की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जान सिर्फ मेरी वजह से गई है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इन दोनों की थी। एक को तो मैंने खत्म कर दिया, अब इसकी बारी है। सुनकर मयंक डर गया और वहां से भाग निकला। नूपुर, मैंने केवल तुमसे प्यार किया था और कभी तुमको धोखा नहीं दिया। अब मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, इसको अच्छे से संभालना। मैं भी अब बस अपनी आखिरी काम कर दूं, उसके बाद तुम मेरी बॉडी को निकाल कर उसका अंतिम संस्कार करवा देना। कहकर वो मुस्कुराया और नूपुर ने हाथ हिलाकर उसको अलविदा किया। उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। बस जल्दी से उसकी लाश को निकाल कर जला डालूंगा, उसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब। हाँ। कहकर उसने ब्रेक लगाया और कार से उतरकर वहां पहुंचा जहां उसने कार्तिक को दफनाया था। सामने उसने देखा कि कार्तिक हाथ में फावड़ा लिए अपने डरावने अवतार में खड़ा हुआ है। ये देखकर वो चिल्लाया और भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके पैर हवा से काफी ऊपर उठ गए और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर कार्तिक ने उसकी टांग पकड़ी और उसको जमीन पर गिरा दिया। वो पलटा और सीधा होकर आंखों में खौफ लिए सामने खड़े कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक ने एक भयानक आवाज करते हुए फावड़ा सीधा उसके पेट में मार डाला। उसका पेट फट गया और उससे अतड़ियां निकलती हुई बाहर आ गई। फिर कार्तिक उसकी लाश पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। शापित सोना। शहर से थोड़ा दूर मंदार पुलिस चौकी बनी थी। शहर से दूर और अमावस की रात का अंधेरा होने के कारण वहां चहल पहल बिल्कुल नहीं थी। इसलिए नाइट ड्यूटी पर तैनात कमलनाथ चैन से चेयर पर बैठे बैठे झपकी ले रहा था कि तभी टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। उसकी नींद टूटी और एक अंगड़ाई लेकर उसने फोन उठाया। हेलो साहब, यहाँ एक लाश मिली है। फोन पर किसी ने शमशान घाट के करीब एक लाश मिलने की खबर दी। कमलनाथ 2 कांस्टेबल के साथ मौके पर जा पहुंचा और मुआयना करने लगा। पहले तो कमलनाथ इसे किसी आम हत्या की तरह समझ रहा था, लेकिन तफ्तीश के लिए जब लाश के करीब गया तो उसका ये वहम टूट गया, क्योंकि उस लाश का सिर ही नहीं था और शरीर पर इतने घाव थे कि शायद कोई जानवर भी ऐसा करने से पहले सोचता। तहकीकात के लिए बाकी टीम के साथ कमलनाथ भी एक टॉर्च लेकर आसपास मुआयना करने निकला। कमलनाथ अभी कुछ आगे ही निकला था कि उसे एहसास हुआ जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने रुककर आसपास टॉर्च की रोशनी डाली तो उसे पीछे के पेड़ों की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। वो झटके से पीछे मुड़ा तो एक काला साया पेड़ के पीछे गायब होते दिखा। ये देख उसका दिल रुक सा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और भागकर पेड़ के पास गया।
तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति छुपने की कोशिश कर रहा था। कमलनाथ के जाते ही वो कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं पुलिस वाला हूँ। और फिर कमलनाथ ने वहां हुआ सारा वाकया उससे पूछा तो उस बूढ़े ने बताया वो बेघर है और शहर जाने के लिए यहाँ से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके करीब से होते हुए शमशान में चला गया और उसके थोड़ी देर बाद ही उसे किसी के चीखने की आवाज आई तो वो शमशान में चला आया। लेकिन नजर कमजोर होने के कारण रात में वो कुछ देख नहीं पाया। और इतना बताने के बाद उसने कहा कि लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि यहाँ कुछ गलत जरूर हुआ है। कमलनाथ बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर बूढ़े के पास रखे एक थैले पर पड़ी। उस थैले को उठाते हुए उसने पूछा, ये थैला किसका है? इस पर बूढ़े ने जवाब दिया, ये थैला उसी व्यक्ति का है जो उसके पास से गुजरा था, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसमें क्या है। इसके बाद जब कमलनाथ ने थैला खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें खरे सोने से बने जेवरात थे जिनकी कीमत शायद करोड़ों में थी। एक साथ इतना सोना देख कमलनाथ की नीयत खराब हो गई। उसने बूढ़े आदमी से तहकीकात के नाम पर वो थैला ले लिया और अपने पास रख लिया। सोने को लेकर कमलनाथ बड़ा खुश था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ होने वाला था उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। शुरुआत में कुछ दिन तक सब ठीक था, लेकिन फिर उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन वो थाने से लौटकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया और मुंह धोने लगा, लेकिन मुंह धोकर जैसे ही उसने आईने में देखा तो उसे दिखा कि एक भयानक दिखने वाली औरत बहुत सारे गहने पहने ठीक उसके पीछे खड़ी है। कमलनाथ इतना घबरा गया कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। वो सहमा स्तब्ध खड़ा था कि तभी उस औरत ने उसे गले से दबोचा और नाखूनों से नोचकर गला अलग कर दिया, और इसी के साथ कमलनाथ झटके से होश में आया, जैसे कि वो कोई सपना देख रहा था। ये वाकई बहुत अजीब घटना थी, लेकिन कमलनाथ ने इसे काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन कमलनाथ अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे पायल की छन छन की आवाज आने लगी। कमलनाथ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भाग्यश्री सोने की पायल पहने खड़ी है। ये देखकर उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या हरकत है भाग्यश्री? हाँ, आधी रात हो रही है अभी, और उतारो इसे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, चलो उतारो। भाग्यश्री नहीं, मोहिनी। ये सोना जेवरात सब मेरा है, और इन्हें यहाँ लाकर तूने जो गलती की है उसकी सजा तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और फिर देखते ही देखते वो भयानक चोट और दम घुटने के कारण वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो होश में आया तो उसका शरीर लोहे की तरह तप रहा था। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था और हवा में ही देखकर दिन भर बड़बड़ाता रहता। ये सिर्फ मेरा सोना है। हाँ, मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। जो ले जाएगा वो मारा जाएगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके करीब जाने की कोशिश की। ए औरत, दूर रह मेरे सोने से, नहीं तो मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। अब रोज रोज ऐसी घटनाएं होने लगी और इसके साथ कमलनाथ का शरीर ऐसे सूखने लगा था जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा हो। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लग रहा था अब उसका बचना मुश्किल है कि तभी एक दिन एक बूढ़ा भिक्षु कमलनाथ के घर भिक्षा लेने आया, और आते ही उसे एहसास हो गया कि इस घर पर किसी बदरूह का साया है। इसलिए उसने कमलनाथ की पत्नी से पूछा, बेटी, लगता है घर में कुछ ठीक नहीं है। कमलनाथ की पत्नी ने भी हामी भरी और अब तक की सारी स्थिति उसे बताई। जितना जल्दी हो सके उस मनहूस सोने को घर से बाहर कर दे, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन कमलनाथ पूरी तरह उस सोने से निकली चुड़ैल के साए में था, जिसके कारण ये हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भिक्षु ने रक्षा के लिए एक अभिमंत्रित धागा कमलनाथ की बाजू पर बांध दिया। धागा बांधने के बाद कमलनाथ को वो आत्मा दिखना बंद हो गई, लेकिन अब उसे हर जगह पायल की आवाज सुनाई देने लगी और सोने की कोई भी चीज देखते ही वो चिल्ला उठता। उसकी चमक उसे चुभ रही है। वो दिन भर तकिए में सिर दबाकर शोर को बंद करने के लिए गिड़गिड़ाता रहता। कमलनाथ की हालत किसी बुरे सपने से भी बदतर हो चुकी थी। वो कई दिन तो ऐसी ही प्रताड़ना सहता रहा, लेकिन फिर
एक अमावस की काली रात को कमलनाथ एकाएक उठा और सारा सोना उठाकर घर से निकल गया। रुको रुको, मैं इसे दफना दूंगा, फिर कोई आवाज नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी, और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा इस शापित सोने से। और शमशान पहुंचकर कमलनाथ हाथों से जमीन खोदने लगा। ऐसे ही खोदते रहने के कारण उसके नाखून उखड़ चुके थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो सोना गड्ढे में दफना रहा था कि तभी अचानक एक बड़ी तलवार से किसी ने उसके गले पर वार कर दिया और एक ही झटके में उसका सिर बदन से अलग होकर गड्ढे में जा गिरा। कमलनाथ का सिर कटा, शरीर कुछ देर छटपटाया और फिर शिथिल हो गया। करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही भिक्षु था जो कमलनाथ के घर भीख मांगने आया था। हे शैतानी शक्तियों के मालिक, मेरी बलि स्वीकार कर। उसके बाद वो कमलनाथ की लाश के पास बैठ गया। कुछ देर तक उसी लाश के सामने साधना करने के बाद उसने किसी जानवर की तरह लाश से मांस भक्षण करना शुरू कर दिया और लाश को शत विशत अवस्था में छोड़कर वो अघोरी उसी बूढ़े के रूप में आ गया जिससे कमलनाथ को सोना मिला था। खौफनाक राज। शहर के भीड़भाड़ और कोलाहल से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, संजौली। कुछ दिनों पहले किसी ब्लॉगर ने इस गांव की खूबसूरती की काफी चर्चा की और इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। तब से अचानक ही पर्यटकों में इस छोटे से गांव को लेकर काफी उत्सुकता हो गई थी। उन्हीं पर्यटकों में एक था प्रबल रॉय, जो इस पुरानी बस में बैठकर संजौली की ओर जा रहा था। जंगल और पहाड़ों के बीच बनी सड़कों पर यह बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस का कंडक्टर टिकट बेचते हुए प्रबल तक आता है और उससे कहता है, कहाँ की टिकट चाहिए साहब? एक टिकट संजौली का देना भैया। आप संजौली से 2 स्टॉप आगे फूलपुर का टिकट ले लो। सूरज डूबने के बाद संजौली में उतरना ठीक नहीं है साहब। अरे क्यों? संजौली में उतरने में क्या दिक्कत है? संजौली गांव के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और सारी की सारी घटनाएं रात के अंधेरे में ही हुई है। शहर से इतनी दूर होने के कारण अभी तक मीडिया में ये बात नहीं फैली है साहब। प्रबल को लगा कि कंडक्टर उसे शहरी आदमी समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। वो कंडक्टर से कहता है, नहीं, आप मुझे संजौली का ही टिकट दे दो। कंडक्टर ने उसे रहस्यमयी निगाह से देखा और टिकट काट कर दे दिया। कुछ ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुनसान सड़क पर उस बस की हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आता था। आधे घंटे और बीतने के बाद बस रुकती है और कंडक्टर ने आवाज लगाई, संजौली आ गया। प्रबल अपना बैग लेकर बस से उतर जाता है और बस आगे निकल जाती है। बस स्टॉप एकदम सुनसान था और वहां कोई और आदमी नजर नहीं आ रहा था। बस कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके आगे एक बल्ब जल रहा था। प्रबल उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। बल्ब की रोशनी में नीचे के बोर्ड पर उसकी नजर पड़ती है जिस पर लिखा था संजौली यात्री निवास। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर प्रबल जोर से आवाज लगाता है, कोई है? अरे कोई है यहाँ? झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, घुंघराले सफेद बालों और चेहरे पर झुर्रियों के साथ। वो बूढ़ा आदमी काफी डरावना लग रहा था। चिल्लाओ मत बाबूजी, अभी सुबह तक यहाँ कोई नहीं आएगा। पर इतनी रात आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं किशनगढ़ वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। वो रात 10 बजे यहाँ से गुजरती है। आपको कहाँ जाना है? मुझे तो संजौली गांव जाना था। संजौली? वो गांव तो इस बस स्टॉप से 3-4 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ के लिए आपको सुबह ही यहाँ से रिक्शा या घोड़ा गाड़ी मिलेगी। अभी रात इसी यात्री निवास में काटनी पड़ेगी। प्रबल अपना बैग लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। वहां एक बेंच पर अपना बैग रखकर वो लेट जाता है। कमरे में दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी अपनी पोटली लेकर बैठ जाता है। लंबी यात्रा की थकान से प्रबल को जल्दी ही नींद आ जाती है। अचानक उसे नींद में किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे!
प्रबल की आंख खुल जाती है। उसे पहले लगा कि शायद कोई सपना आया था, पर तभी अचानक वही आवाज फिर से आती है, बचाओ! प्रबल उठकर खड़ा हो जाता है। तेज हवा के झोंके से झोपड़ी का दरवाजा खुला पड़ा था और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, पर उस आदमी की पोटली अभी वहीं पड़ी थी। प्रबल अपने बैग से टॉर्च निकालता है और उठकर झोपड़े से बाहर आकर आवाज लगाता है, कौन है? कौन है वहाँ? प्रबल ने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी। अचानक उसे झाड़ियों के बीच उस बूढ़े आदमी का खून से लथपथ शरीर नजर आता है। प्रबल सहम जाता है। फिर अचानक वो शरीर हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींचकर दूर ले जा रहा हो। प्रबल उस ओर कदम बढ़ाता है, पर वो लाश और भी तेजी से उससे दूर जाने लगती है। हिलती डुलती टॉर्च की रोशनी में अचानक उसे घूंघट डाले एक औरत नजर आती है, जो उस बूढ़े आदमी की लाश को खींचकर दूर ले जा रही थी। रुको! रुक जाओ! अचानक जोर से बिजली कड़कती है। 2 सेकंड के लिए प्रबल की आंखें बंद हो जाती हैं। जब प्रबल की नजर दोबारा सामने जाती है तो अब वहां न कोई घूंघट में औरत थी और न ही उस आदमी की खून से लथपथ लाश। प्रबल एकदम हैरान हो जाता है कि अचानक वो औरत और वो लाश कहाँ गायब हो गई। उसने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी यहाँ वहां मारी, पर अब वहां बस एक खौफनाक सन्नाटा बिखरा पड़ा था। पर प्रबल नहीं जानता था कि दूसरी ओर घनी झाड़ियों की आड़ में से 2 आंखें उसकी ओर ही देख रही थी। डरावनी लाल आंखें, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो आंखें एक औरत की थी, जिसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर कई चोट के निशान। उस औरत ने दूर से ही प्रबल को देखा और फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है। जैसे ही उसने देखा कि प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जा रहा है, उस औरत ने अपनी साड़ी का लंबा घूंघट अपने सर पर डाल लिया और झुककर नीचे बैठ जाती है। वहां नीचे जमीन पर पड़ी थी उसी बूढ़े आदमी की लाश, जो प्रबल को यात्री निवास में मिला था। ताजा गरम खून पीने का मजा ही कुछ और है। अभी मैं पहले इसका खून पीऊंगी और फिर इसके दिल और भेजे को खाऊंगी। ये कहकर उसने अपने लंबे तीखे नाखून उस लाश में गाड़ दिए। थोड़ी देर में उसने सिर्फ अपने नाखूनों से उस लाश का सीना फाड़ दिया और गरम बहते लहू को पीने लग जाती है। खून से सना हुआ उस औरत का मुंह उस वक्त इतना खौफनाक था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाता। आदमी की शक्ल में ये सब जानवर ही हैं और इनके खून को पीकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब जरा इसका दिल और भेजा निकाल कर खाया जाए। ये कहकर उस औरत ने उस लाश का दिल बाहर निकाल लिया और उसे खाने लगी। देखते ही देखते उसने लाश को पूरा ही नोच डाला और उसके भेजे को भी निकाल कर खा लिया। वहीं दूसरी ओर प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जाते हुए रास्ता भूल गया। अंधेरे और झाड़ियों के कारण उसने कोई गलत मोड़ ले लिया। काफी दूर निकलने के बाद प्रबल के सामने एक नदी आई, जिसमें पानी काफी उफान पर था और उस पर लकड़ी और रस्सियों से बना एक पुल बना था। ये नदी और पुल उसने पहली बार देखा था, इसलिए उसे एहसास हो गया कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। अरे, ये मैंने कौन सा रास्ता ले लिया? प्रबल हैरत में भी था और उसे डर भी लग रहा था। टॉर्च की रोशनी भी अब फीकी पड़ रही थी, शायद उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक एक जुगनू टिमटिमाता हुआ उसके आसपास घूमने लगता है। प्रबल आश्चर्य से उस जुगनू की ओर देखता है। वो जुगनू धीरे धीरे उड़ता हुआ एक तरफ चल पड़ता है और प्रबल के कदम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। प्रबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, जैसे उस जुगनू से वो सम्मोहित सा हो गया हो या किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। प्रबल उस जुगनू के पीछे पीछे ही चलता रहता है। घनी झाड़ियों और कच्चे रास्ते से होते हुए लगभग आधे घंटे वो चलता रहा तो अचानक उसे सामने वही यात्री निवास नजर आने लगा। प्रबल के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। उसने जुगनू की ओर देखा, जो अब तेजी से उड़ता हुआ सीधा यात्री निवास की खिड़की से अंदर चला जाता है और उसकी चमक से यात्री निवास के अंदर से भी काफी रोशनी आने लगती है। प्रबल आगे बढ़कर झोपड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखते ही आश्चर्यचकित रह गया। अंदर कमरे में
एक अत्यंत ही सुंदर लड़की बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसके पास में ही एक बड़ा सा लैंप पड़ा था, जिसकी तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमग हो गया था। जैसे ही उस लड़की की नजर प्रबल पर पड़ी तो वो खड़ी हो जाती है और प्रबल से कहती है, आइए बाबूजी, इतनी रात आप बाहर कहाँ चले गए थे? तुम कौन हो? इस यात्री निवास की देखरेख का जिम्मा मेरे चाचा जी का है और उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी तो मैं आ गई। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ नहीं थी। घर पर खाना बनाने का काम भी तो मुझे ही करना पड़ता है ना बाबूजी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। उधर नदी के पास ही है मेरा घर। ये सुनकर प्रबल की जान में जान आई। लड़की ने अपना नाम पार्वती बताया, पर गांव में सब उसे पारो ही बुलाते थे। प्रबल ने पारो को उस बूढ़े आदमी की मौत और रहस्यमयी चीख के बारे में बताया, पर पारो को यकीन ही नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी की पोटली भी यहीं पड़ी थी। पर अब उस कमरे में कोई पोटली भी नहीं रखी थी। पारो जोर से हंसने लगी। आपने जरूर नींद में सपना देखा होगा। नहीं, वो सपना नहीं था। मुझे बस के कंडक्टर ने भी बताया था कि संजौली में रहस्यमय तरीके से कई लोगों की मौत हुई है। मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। आप चिंता मत करिए और आराम से बैठ जाइए। प्रबल वापस बेंच पर लेट गया और शाम से हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके सर के पीछे दीवार पर लगा एक फोटो फ्रेम जमीन पर गिर जाता है। धाड़! उस आवाज से चौंककर प्रबल खड़ा हो जाता है। पारो जोर से चिल्लाती है, बाबूजी, पीछे हट जाओ। तभी प्रबल की नजर फोटो फ्रेम से लिपटे एक लंबे जहरीले सांप पर पड़ती है। लगभग 4 फुट लंबा वो सांप और उसकी फुंकार किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी। डर से प्रबल की हालत खराब हो जाती है। पारो आगे बढ़कर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे पागल हो गई हो क्या? मत जाओ उस सांप के पास। पर पारो ने प्रबल की बात पर ध्यान दिए बिना सांप को पकड़ लिया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। गांव में रहने के कारण उसे इन चीजों से डर नहीं लगता था। हम तो हर हफ्ते ऐसे सांप देखते हैं बाबूजी। शहर से यहाँ आने वाले सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब शहर के ऐसे नीच लोग जो गांव के भोले भाले मासूम लोगों का शिकार करते हैं। ये कहते कहते पारो का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो जाती हैं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके गाल पर एक बड़े जख्म का निशान होता है और उसकी उंगलियों के नाखून काफी बड़े और नुकीले हो जाते हैं। कुछ ही पलों में सुंदर सी पारो उसी भयानक औरत में तब्दील हो जाती है जो कुछ देर पहले झाड़ियों में उस बूढ़े आदमी का खून पी रही थी। ये सब देखकर प्रबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर से हकलाते हुए प्रबल कहता है, पारो, ये तुम्हें क्या हो रहा है पारो? तुम सब शहर के लोग एक जैसे होते हो, मक्कार नीच जानवर जैसे। अब तुम्हारा खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी। ये कहकर पारो उसकी तरफ बढ़ती है। प्रबल ने पास में पड़ा बैग उसकी तरफ फेंका, पर पारो सिर्फ अपनी उंगलियों से इशारा करती है और हवा में ही उस बैग की दिशा बदल जाती है। प्रबल सीधा दरवाजा खोलकर बाहर भागता है। पारो उसके पीछे दौड़ती है। प्रबल एकदम बदहवास सा भागा जा रहा होता है। पारो ने अपना ध्यान प्रबल से 10 मीटर सामने एक लंबे पेड़ पर टिकाया और फिर अपनी गर्दन को एक तरफ झटका दिया। वो पेड़ सीधा सामने गिरता है और प्रबल का रास्ता रोक लेता है। प्रबल के सामने अब भागने की जगह नहीं बची थी। पारो उसके एकदम पास आ जाती है। उसकी लाल आंखों में प्रबल को अपनी मौत नजर आने लगती है। तभी उसने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। पारो थोड़ी देर के लिए सहम कर रुक जाती है। प्रबल को थोड़ा हौसला मिलता है और वो रुद्राक्ष की माला सामने लटकाते हुए धीरे धीरे अपने दाएं बढ़ता है, जहां थोड़ी ही दूर पर नदी बह रही थी। पारो भी उसकी ओर बढ़ती जाती है, पर रुद्राक्ष की माला के कारण सीधा प्रबल पर अटैक नहीं करती। प्रबल ने नीचे देखा। लगभग 20 फीट नीचे से नदी पूरे उफान पर बह रही थी। प्रबल सीधे नदी में कूद जाता है। पारो गुस्से से उसकी तरफ देखती रह जाती है और प्रबल का शरीर नदी के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है। अगले दिन सूरज की तेज रोशनी से प्रबल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को नदी के किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ पाता है। उसके चारों ओर 8-10 गांव वाले लोग खड़े थे। उन्हीं लोगों ने उसके बेहोश शरीर को नदी में बहने से बचाया था और बाहर निकाला था। प्रबल ने उन्हें अपने साथ बीती पूरी घटना सुनाई तो उन गांव वालों में से एक आदमी कहता है, बाबूजी, जिसे आपने देखा वो पारो नहीं थी। पारो नहीं थी? फिर कौन थी वो?
वो पारो की भटकती आत्मा थी, क्योंकि पारो को मरे हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। उन गांव वालों ने बताया कि आज से 6-7 महीने पहले पार्वती उर्फ पारो उस गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। एक बार शहर से कुछ लोग संजौली घूमने आए थे। जब उनकी नजर पारो पर पड़ी तो उनकी नीयत बिगड़ गई और वो उसे लेकर संजौली के यात्री निवास पर चले गए। वहां उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती अपनी हवस को पूरा करने की कोशिश की। पारो उनसे लड़ती है और भागने की कोशिश करती है, पर जब उन्होंने हर तरफ से उसे घेर लिया तो उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद वो चारों दरिंदे संजौली से फटाफट भागने वाले थे, पर रात में ही उनके साथ कुछ हादसा हुआ और सब मारे गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, पर मरने से पहले एक आदमी ने हॉस्पिटल में ये बताया था कि उन्हें पारो ने मारा है। उस दिन के बाद से पारो की आत्मा संजौली यात्री निवास के पास ही भटकती रहती है और कोई भी शहरी आदमी जब संजौली गांव आने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है, ताकि गांव की किसी और भोली लड़की के साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। ये था संजौली का खौफनाक राज, और इसे सुनने के बाद प्रबल अगली बस से ही सीधा वापस चला गया। संजौली में रुकने का मतलब था अपनी मौत को खुद दावत देना। अंधी चुड़ैल। एक शहर था। उस शहर में एक अंधी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखें गायब थी। उसे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ छिपे हो। मैं देख नहीं सकती, इसका फायदा उठाते हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। छिपे हुए लोग चुड़ैल अपनी ओर आते देख सांस रोक लेते हैं, कांपने लगते हैं, भागते हैं। कोई जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। चुड़ैल का पैर उस पर गिरता है। वो उसे पकड़ने जाती है। वो भागने लगता है। मुझसे होशियारी, लेकिन मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। चुड़ैल भागते हुए आदमी की ओर हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ बढ़ने लगता है। आदमी हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। बड़े मिलखा बन रहे थे, अब भाग के दिखा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? पहले तो मैं तुम्हारी आंखें नोच कर अपने आप को लगा लूंगी, फिर तुम्हें ले जाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी की दोनों आंखें नोच लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। चुड़ैल वो आंखें अपने आप को लगा लेती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। चल, अब मेरे भोजन का समय हो गया। चल चल, घर चल। चुड़ैल आदमी को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाती है और उसे खा जाती है। चुड़ैल आंखें लगाकर देख तो पाती थी, लेकिन एक दिक्कत थी। उसकी लगाई आंखें सिर्फ 24 घंटों तक ही काम करती थी। 24 घंटों बाद आंखें खराब हो जाती और चुड़ैल फिर से अंधी हो जाती थी। फिर क्या था, अंधी चुड़ैल फिर मार्केट जाती और किसी आदमी की आंख नोचकर फिर से नई आंखें लगा लेती। फिर पूरे मार्केट में चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और दुकानदार मार्केट बंद करने का निर्णय लेता है। भाइयों, वो अंधी चुड़ैल रोज आ रही है और किसी ना किसी को उठा के ले जाती है। डर के मारे कस्टमर्स भी मार्केट में नहीं आ रहे। क्या किया जाए? जब तक चुड़ैल का कोई इलाज नहीं होता, हमें मार्केट बंद करना होगा। हाँ, हमें मार्केट बंद करना ही होगा। इस प्रकार दुकानदार मार्केट बंद कर देते हैं और पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। रात होती है। चुड़ैल मार्केट आती है तो मार्केट में कोई भी नहीं होता। चुड़ैल बहुत ढूंढती है, पर उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। लगता है मार्केट बंद करवा दिया है। अब मेरा क्या होगा? मुझे आँख और खाना कैसे मिलेगा? चलो ढूंढती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चलते चलते चुड़ैल एक हॉस्पिटल में पहुंचती है।
चुड़ैल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल डॉक्टर के केबिन में आती है। डॉक्टर कांपने लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी आंखें चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ा तो मुझे आंखें कैसे मिलेंगी? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें आंखें। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ओह ठीक है, मैं रोज आऊंगी। मुझे दो आंखें और खाने के लिए एक मरीज भी चाहिए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। डॉक्टर चुड़ैल को 2 आंखें देता है और चुड़ैल एक मरीज पीठ पर उठाकर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज डॉक्टर के पास आती। डॉक्टर किसी मरीज की आंखें निकालकर चुड़ैल को लगा देता और मरीज चुड़ैल को सौंप देता। एक दिन डॉक्टर का साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं मृत्यु के बाद अपनी आंखें हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम अपनी आंखें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दान करो। क्या बात है डॉक्टर, परेशान लग रहे हो? डॉक्टर साइंटिस्ट को चुड़ैल के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो डॉक्टर, मैं चुड़ैल के लिए ऐसी आंखें बनाऊंगा कि वो देखती रह जाएगी। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुड़ैल के लिए आंखें बनवाता है और आंखें लेकर डॉक्टर के पास आता है। ये लो डॉक्टर, ये आंखें चुड़ैल को लगवा देना। ये कैसी आंखें हैं? ये आर्टिफिशियल आंखें हैं। इसमें कैमरा है जिसकी वजह से चुड़ैल देख पाएगी। इसमें एक और खास बात है। खास बात? वह क्या है? इन आंखों में मैंने माइक्रो बम फिट करवा दिया है जिसका रिमोट मेरे पास है। तभी चुड़ैल आती है। साइंटिस्ट छिप जाता है। डॉक्टर, आंखें तैयार हैं कि नहीं? हाँ तैयार है, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट जाती है। डॉक्टर साइंटिस्ट की दी हुई आंखें चुड़ैल को लगाता है। ये कैसी आंखें हैं डॉक्टर? बड़ी तेज रोशनी है इसमें। वो एक छोटे बच्चे की आंखें, इसलिए ज्यादा तेज है। ठीक है, चलती हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल चली गई है साइंटिस्ट, बाहर आ जाओ। साइंटिस्ट बाहर आता है। फिर डॉक्टर और साइंटिस्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। अब हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। चुड़ैल की आंखों में टिम टिम आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये टिक टिक आवाज कैसी? तभी बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल के चीथड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट की होशियारी से चुड़ैल मर जाती है और सारा शहर चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है। अंतःकर्म। कहते हैं कि जलन बहुत बुरा कर्म है जिससे सारे कुकर्म जन्म लेते हैं और वो इंसान को अंत कर्म तक ले जाते हैं। गीता सार से प्रेरित। रविवार के दिन 2 जुड़वा बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख रहे हैं और रसोई में उनकी माँ जिया दोपहर का खाना पका रही है। टीवी देखते हुए बच्चों के सामने लिविंग रूम में सजी छोटी छोटी चीजें उड़कर टीवी स्क्रीन पर टकराती हैं। स्क्रीन फूटती है। बच्चे माँ की ओर भागते हैं। माँ आवाज सुन बच्चों की ओर बाहर आती है। तीनों लिपट जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम की छोटी चीजें दीवारों से टकरा रही हैं और कमरे में रखे सोफा सेट और टेबल हवा में झूल रहे हैं। बच्चे जोरों से चिल्ला कर रो रहे हैं और उनकी माँ ने बेडरूम में छोड़कर बाहर से बंद कर दिया है। जिया ने मंजर का छोटा क्लिप बनाकर घर से बाहर जाते हुए अपने पति विनय को व्हाट्सएप पर भेजा और घर का दरवाजा बंद करके कॉल किया। विनय, ये सब क्या है? जिया, मैं अभी घर आता हूँ। मुझे नहीं पता और अभी आकर मुझे सब बताओ, क्योंकि मुझे पता है इसकी वजह तुम और अशोक हो। जिया ने घर का दरवाजा खोला और देखा कि सारा सामान व्यवस्थित है। वो अंदर आई और फर्श पर देखा तो कुछ टूटा फूटा नहीं था। टीवी भी सही और उस पर कार्टून चल रहे हैं। बेडरूम में देखा तो बच्चे सो गए हैं। उसने फिर से वो क्लिप देखी जो पति को भेजी है और उसमें वो मंजर वैसा ही दिखा जैसा हुआ। ये सब सही कैसे हुआ जो इतना भयानक था?
तभी एकदम से लिविंग रूम के पर्दे बंद हुए, अंधेरा हुआ और डरावने से माहौल ने घेरा किया। हल्के धुएं में एक आदमी खून में लथपथ कटा हुआ सामने आया, जो खिड़की के पास खड़ा था, जिसे देख जिया के पसीने छूट गए। अगले पल एक औरत उस आदमी के पास उसी हालत में दिखी। बड़े गुस्से में थे दोनों। जिया सहम कर दीवार के सहारे रगड़ खाती हुई बैठ गई। पसीना और आंसू दोनों आ रहे हैं, पर आवाज हलक में अटक गई है। अगले पल पास में एक भयानक लंबा चौड़ा आदमी वहां प्रकट हुआ, लाल आंखें और खून से टपकती लार, उसके मुंह से मानो एक राक्षस हो। ये देखते ही जिया बेहोश हुई और वो प्रेत जोर से हंसने लगे। तभी घर का दरवाजा जोर से धक्के से खुला और विनय अंदर आया और उसे भी उन तीनों का ये दृश्य दिखा। जरा वो भी डरा। प्रेत अदृश्य हुए। रसोई से गिलास में पानी लेकर उसके छींटे जिया पर छिड़के और वो होश में आई। फिर उसी ग्लास का पानी पिलाया और जिया को पकड़कर विनय को खड़ा कर सोफे पर बैठाकर सामने बैठा और बोला, जिया, तुम तो जानती हो कि हमारी फैमिली का जॉइंट बिजनेस था। मैं ताऊ जी के साथ काम करता था। जब से पापा मम्मी सब छोड़कर केदारनाथ बस गए, कम उम्र में धंधे में पड़ा। ताऊ जी ने पिता की तरह नहीं, मास्टर की तरह काम सिखाया। जैसे मैं एक फौज का जवान हूँ, कहीं भी डांट देते, किसी के सामने चिल्लाने लगते, हाँ पूरा ख्याल रखते, पैसा गाड़ी सब दी, पर मेरी इज्जत का फालूदा निकालते। मुझ में यह सब गुस्सा बनकर पनपने लगा। आखिर मैं सिर्फ 24 साल का था। एक दिन ताऊ जी का बेटा यानी मेरा भाई शिवेक पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आया और ऑफिस में उसे भी काम सिखाया जाने लगा, पर बड़े प्यार से। ये देख मेरा मन अब जलन और बदले से भर गया। घर आकर मैं बहुत शराब और सिगरेट पी रहा था कि मेरा दोस्त अशोक आया, जो कि पेशे से पंडित था। वो बोला, ये क्या हाल बना रहा है? अब ये रोज का हो रहा है, हाँ, जो मैं एक दोस्त के नाते सह नहीं पा रहा हूं। हर काम रोने और जलने से पूरा नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, हद पार तक। करेगा? हाँ, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। ब्रह्मांड में सब तरह के कर्म व्याप्त हैं, वैसे ही सभी तरह की पूजा भी, सात्विक और तामसिक दोनों पूजा हम हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कर सकते हैं, पर वो जरा वक्त लेगी। इसलिए अभी हम वही पूजा शमशान में नहीं करके ईसाइयों के कब्रिस्तान में करते हैं। चलो। हम दोनों चले गए और पहुंचकर नई दफनाई 2 कब्रों के बीच मुझे बैठाया और जैसा मुझे कहा मैं दोहराने लगा, हे आत्माओं, अगर तुम सच में हो और अगर तुम भी किसी दुर्घटना या द्वेष का शिकार होकर मरी हो, तो मेरा बदला लेकर अपना मन शांत करने आ जाओ। मेरे ताऊजी श्री उमेद प्रकाश की मृत्यु ही मेरा बदला है। अगर तुम हो तो ये करो। ऐसा करके हम दोनों चले गए। रोज की तरह मैं ऑफिस जाता, पर ताऊजी ठीक थे और मैं घर आकर वही शराब और सिगरेट में डूब जाता। 1 महीना हुआ और एक दिन ऑफिस गया तो मेरा भाई अकेला था। मेरे पूछने पर बताया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, चेस्ट पेन होने लगा और अब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। मैं अपने ताऊजी से मिलने उनके घर गया और खैरियत पूछकर जाने लगा कि रसोई में एक औरत उल्टी खड़ी दिखी, जो मैंने सोचा कि काम वाली होगी। घर से बाहर आकर पलटा तो ताऊजी के कमरे की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखा। यह देखते हुए भी मुझे समझ नहीं आया और मैं चला गया। 2 महीने गुजरे। मेरा भाई शिवेक धंधे में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। यह देख मैं और जल रहा था। अशोक फिर आया और बोला, सुना है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में वही काम करने से काम जल्दी होते हैं। हम दोनों फिर से निकले और वैसा ही किया जैसा पहले किए थे। बस मैंने ताऊजी की जगह इस बार भाई शिवेक का नाम लिया। वापस आकर सो गया। अगली सुबह जब कपड़े पहन रहा था तभी ताऊजी का कॉल आया और वो बोले, विनय, तेरे भाई ने घर के छत से कूद के जान दे दी, जल्दी आओ। फोन रखा और मैं खुशी से फूला नहीं समाया। अशोक को कॉल करके कहा, काम हो गया अशोक। ताऊजी के पास जाकर नाटक करते बिलख कर रोया और यत्यष्टि का सारा कर्म कर वापस आया। ताऊजी ने सब मुझे सौंप दिया। मुझे जो चाहिए था मिला। अब मैं करोड़पति विनय कहलाने लगा। शादी हुई, बच्चे हुए और इसमें 10 साल निकल गए। ताऊजी भी चल बसे। बस यही सब सच्चाई है। एक दिन आधी रात को विनय, तुम और अशोक मानो एक कमरे में थे और किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ये सब मैंने बाहर खड़े होकर सुना था।
पर मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। आज वो ही याद आया। क्या था? उस रात मैं और अशोक पार्टी से लेट आए थे, तो अशोक को यहीं रोक लिया था और गप्पे मारने लगे। तभी वो तीनों जो तुम्हें दिखे आज, वो उस रात हमारे सामने आए और बताया कि जो 2 आदमी औरत थे वह ईसाई कब्रिस्तान से आए थे और क्या और विनय? और जिनको मैंने काट काट कर मार डाला था। क्यों विनय? वो आदमी फ्रेडी डी कोस्टा है और मुझे उनसे दूर और मेरी उनसे खिलाफत करता रहता था। और एक रात मैं उसके घर गया क्योंकि उसने ताऊ जी से बातों बातों में कहा था कि वो अकेला है और उसकी पत्नी अगले दिन आने वाली है। मैं पहुंचा और उसे गुस्से में समझाने लगा, यहां तक कि उसका कॉलर भी पकड़ा, पर बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं गुस्से से पागल हो गया। उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया, पर उसका सर टेबल से टकराया और वो मर गया। मैं डर गया पर खुद को बचाना चाहता था। फिर मैं सामने रसोई से एक छुरी लाया और उसके टुकड़े कर दिए। उसकी जेब से चाबी लेकर ऊपर कमरे में गया चोरी करने, ताकि पुलिस को चोरी का मामला लगे। पर कमरे में पहुंचा तो उसकी बीवी पहले से वहां सो रही थी। मैंने उसको भी काट डाला और सारा लॉकर खाली करके चला गया। हाँ, मैं नशे में था, पर सब सोच समझ कर किया। इसलिए जैसा सोचा वैसे ही अगले दिन अखबार में छपा था। पर उसकी पत्नी को क्यों? तुम्हारी कसम, मैं किसी को मारने नहीं गया था, पर जो हुआ उसके बाद करना पड़ा। और वो दूसरा आदमी कौन था? वो दूसरा आदमी जिन्न है, जो कि मुस्लिम कब्रिस्तान से आया था। वो सब जब हमें मारना चाहते थे तब हमारे गिड़गिड़ाने पर बोले, अभी तुम्हें नहीं, पहले उनको मारेंगे जो हर साल तुमसे जुड़े हैं। और फिर सबसे पहले जिया तुम्हारी माँ को पानी के टैंक में गिराकर मारा। फिर अगले साल तुम्हारे पापा को गैस सिलेंडर लीक ब्लास्ट में मारा। और अब तीसरा साल है, हमारी बारी है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में। और तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन सब के लिए भगवान सजा देगा तुम्हें और अशोक को, और मैं भी माफ नहीं करूंगी। पर पहले अशोक को बुलाकर कोई समाधान करो। विनय ने अशोक को वो क्लिप भेजी और कॉल करके सब बताया, और अशोक ने अपने गुरु से समाधान पूछा और आया। पूरा पूजा पाठ का माहौल बनाकर अशोक ने हनुमान बीज मंत्रों की आहुतियां डाली। ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम फट स्वाहा। आहुतियों के साथ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। वहीं जिया और विनय की आवाज नहीं निकल रही है। पसीने और आंसू से लथपथ चेहरा लिए चुपचाप बैठे हैं। घर की लाइट्स आवाजों के साथ जल बुझ रही हैं। डरावनी चीखें माहौल को बहुत ही दर्द भरा कर रही हैं, पर मंत्रों के स्वर मानो शक्ति दे रहे हैं। आहुतियां खत्म होने से पूर्व सारी चीखें बंद और लाइट्स शुरू हो जाती हैं। माहौल शांत हो जाता है। अशोक जिया से माफी मांगकर चला जाता है और रास्ते में सुनसान सड़क पर स्कूटर रुक जाता है, मानो किसी ने पकड़ लिया। पीछे पलटते ही अशोक उस डरावने जिन्न को देखकर डर जाता है और स्कूटर की रेस जोर से दबाता है। जिन्न छोड़ देता है और स्कूटर असंतुलित होकर सामने आते ट्रक में घुस जाता है और अशोक एक्सीडेंट में मारा जाता है। यहाँ जिया बच्चों के साथ सोती है और अकेले सो रहा विनय सुबह 2:45 पर सामने ताऊजी और शिवेक को खड़ा देख रहा है, जो उसका हाथ पकड़कर पलंग से उठाकर ले जाते हैं। 6:30 बजे जिया विनय को उठाने आती है तो वो उठते नहीं। वो समझ जाती है कि वो नहीं रहा। विनय की लाश के पास उसका मोबाइल बजा, जिस पर अशोक का कॉल था, जिसे जिया ने उठाया और पुलिस कर्मचारी ने कहा कि कल रात एक्सीडेंट में ये चल बसे, इनकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। जैसे कि अशोक अकेला था, बस विनय ही उसका दोस्त था, और दोस्त के लिए अशोक ने दुख में गलत भी किया और उसके परिवार को बचाने के लिए सही भी किया। सच्ची दोस्ती निभा गया, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। अब शमशान में 2 चिताएं जल रही हैं। जिया बच्चों के साथ रोती देख रही है। चिता की लपटों की दूसरी ओर विनय अशोक दिखते हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अदृश्य हो जाते हैं। जैसा कर्म किया होता है इंसान ने अपने जीवन में, वो अंततः यही भोग कर जाना होता है। वही अंतः कर्म होता है। लेखक ध्रुवेश बोहरा।